अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जंग की अहम तैयारी कर ली है। आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि पाकिस्तान ने अपना दिफा मजीद मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के तो सब दीवाने हैं ही, अब हम दुनिया को अपना और गर्विदा बना रहे हैं। पाकिस्तान ने रात की तारीकी में मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा किया है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक अपने हदफ को बआसानी निशाना बना सकता है और सबसे अहम बात ये कि ये किसी भी किस्म का वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी 72 सालों से चली आ रही है और इस कशीदगी और जंग की वजह भी मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें भी हो चुकी हैं। 272 साल गुजर गए, लेकिन वो जन्नत नजीर वादी जिसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की शहरक कहा, आज भी जुल्म बर्बरियत का निशाना है। आज भी माओ बहनों की असमत दरी की जा रही है जिस पर दिल खून के आंसू रोता है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जहां इस तनाज़े का यानी जन्नत नजीर वादी के तनाज़े का आगाज हुआ था। हम आपको बताएंगे कि कश्मीर को पाकिस्तान से दूर करने में किस किस जालिम ने कितना कितना किरदार अदा किया था। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। तो दोस्तों, बात है उस वक्त की जब हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान हो चुका था। हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंट बैटन को कश्मीर के महाराजा हरी सिंह के साथ बैठे हुए दिल्ली से श्रीनगर आने से पहले सरदार पटेल के साथ होने वाली वो खुफिया गुफ्तगू याद आ गई जिसकी वजह से वो अब कश्मीर आए थे। माउंट बैटन को एहसास था कि वो बहुत अहम मिशन पर श्रीनगर आया है और इस मिशन की नाकामी अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, कश्मीर का महाराजा हरी सिंह मामूली राजा नहीं था। वो एक ऐसी रियासत का राजा था जो उसे बाप दादा से मिली थी, जहां पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत की सरहदों ने मिलना था। राजा हरी सिंह और माउंट बैटन की ये पहली मुलाकात नहीं थी। माउंट बैटन को याद आया कि वो बरसों पहले इसी कश्मीर में प्रिंस वेल्स के साथ आया था और उन्होंने यहाँ की सरसब्ज जमीन पर पोलो इकट्ठे खेली थी। एक दूसरे के साथ बैठे राजा और वायसराय को अपनी जवानी के वो दिन याद आए जब वो दोनों सरपट दौड़ते घोड़ों पर सवार थे। दोस्तों, माउंट बैटन की जानिब से आजादी के ऐलान के साथ ही पूरे हिंदुस्तान में मौजूद 565 रियासतों के राजों महाराजों में थरथल्ली मच गई थी। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन उन्हें अपनी रियासतों से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने जो टाइटल पहले ब्रिटिश हुकूमत को सरेंडर किए थे, अब दोबारा भारतीय या पाकिस्तानी हुकूमत को सरेंडर करना होंगे। उनके लिए ये ख्याल ही कयामत से कम ना था कि वो अब अपनी अपनी रियासतों के आवाम के सियाहो सफेद के मालिक नहीं होंगे, बल्कि ये भी मुमकिन था कि गालिबन पाकिस्तान या हिंदुस्तान में उन पर मुकदमे चल सकते थे और उन्हें आम लोगों की तरह ट्रायल का भी सामना करना पड़ सकता था। दोस्तों, उनकी तमाम मरात और अयाशियां खत्म होने जा रही थी। बहुत सारे राजे बगावत पर उतरे हुए थे और वो इतनी आसानी से अंग्रेज सरकार की तकसीम से खुश होने वाले नहीं थे। वो सब चाहते थे कि वो इसी तरह आजाद रहें जैसे अंग्रेज हुकूमत की वफादारी का हल्फ उठाने से पहले थे। उन राजों का एक वफ्द माउंट बैटन से मिला भी था, जिसमें उन्होंने जहां अपने खदशात का इजहार किया था, वहीं उन्होंने फिरंगी सरकार को अपनी उन खिदमात का भी हवाला दिया था जो वो उन बरसों में अंजाम देते आए थे। वो राजे अब चाहते थे कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान से वापस जा रहा है तो कोई जवाज नहीं बनता कि वो उन्हें पाकिस्तान या हिंदुस्तान के दरमियान बांट कर चला जाए और वो तख्त से हाथ धो बैठे। राजे चाहते थे कि वापस जाते हुए गोरे उनका वही स्टेटस बहाल करके जाएं जो उनके आने से पहले था, यानी जो अंग्रेजों के आने से पहले था। बहुत सारे राजों महाराजों को माउंट बैटन जाती तौर पर जानता था, कुछ तो उसके बहुत करीबी दोस्त थे। जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ बरसों पहले हिंदुस्तान आया था तो वो बहुत सारी रियासतों में उन राजों महाराजों और शहजादों का मेहमान बना था। उसने उनकी रियासतों में बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। उन राजों के यहाँ उसने हाथी की पीठ पर बैठकर शिकार खेले थे, जबरदस्त किस्म की दावतें उड़ाई थीं और तो और एक राजे के हाथ उसने एक अंग्रेज गोरी के साथ बालरूम में डांस भी किया था, जिसके बाद उसने शादी भी कर ली थी। शायद यही वजह थी कि हिंदुस्तान के ये राजे महाराजे पटियाला के महाराजा के यहाँ इकट्ठे हुए थे, जहां उन्होंने वायसराय पर दबाव डाला था कि वो इस बात पर गौर करे कि अगर हिंदुस्तानी सियासतदान हिंदुस्तान को तकसीम कर सकते हैं तो वो राजे महाराजे हिंदुस्तान को तबाह भी कर सकते हैं। दोस्तों, उन राजों के जहन में ये था कि अगर उनकी ना मानी गई तो फिर वो अपनी अपनी रियासतों की आज़ादी के लिए अपने यहाँ नस्ल, मजहब, कौम, जबान और रंग की जंग को उभार कर पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे
उन शहजादों के पास अपनी प्राइवेट आर्मी थी, जेट थे, जहाज थे और सबसे बढ़कर ये लोग हिंदुस्तान में रेलवे लिंक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम को नाकारा करके इंतशार फैला सकते थे। टेलीफोन, टेलीग्राम सब कुछ उनके हाथ में था और तो और ये कमर्शियल फ्लाइट्स को भी डिस्टर्ब कर सकते थे। अब वायसराय के लिए इनकी धमकियों के आगे झुक जाने का मतलब था कि पूरे बरसगीर को ही एक ऐसे आतिश फिशा पर छोड़ दिया जाए जो फटकर पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तबाह कर सकता था। सैकड़ों रियासतें कैसे एक साथ रह सकती थी, खुसूसन जब उनके एक दूसरे से शायद इख्तलाफात हों और जिनका रंग, नस्ल, मजहब, जबान तक एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और चीन यकीनन इससे खुश होगा। इसके लिए चीन भी गोरों के जहन में था। इस हवाले से किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले वायसराय हिंद ने जो प्लान बनाकर लंदन भेजा था वो कुछ तरमीम के साथ वापस भेजा जा चुका था। माउंटबेटन के जहन में आया कि क्यों ना वो ये प्लान नेहरू को दिखा दे। लॉर्ड माउंटबेटन उम्र भर अपने अंदरूनी वजदान पर भरोसा करता आया था और उसके खदशात हमेशा दुरुस्त निकलते थे। नेहरू को वो प्लान दिखाने से पहले माउंटबेटन ने अपने स्टाफ के साथ ये बात शेयर की तो वो दहशत ज़दा हो गया। दोस्तों, स्टाफ ने उसे बताया कि ये बहुत खतरनाक आइडिया है। अगर इसकी भनक मुसलमानों के रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पड़ गई तो सारा प्लान खतरे में पड़ जाएगा। मुसलमान ये समझेंगे कि उनके साथ धोखा हुआ है। वायसराय ने नेहरू और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी मर्जी का प्लान बनाकर उसकी मंजूरी लंदन से ले ली। वायसराय हिंद बड़े गौर से अपने स्टाफ के खदशात सुनता रहा जो उसे रोक रहे थे कि उसे हिंदुस्तान की तकसीम का प्लान नेहरू के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। वो अपनी उंगलियां अपने सामने पड़ी मेज पर धीरे धीरे बजाकर गहरी सोच में गरक रहा। जब उसके स्टाफ ने वो सब बातें कर ली तो वायसराय बोला कि आप सब लोग दुरुस्त हैं। अकल का यही तकाजा है कि प्लान नेहरू को नहीं दिखाना चाहिए, इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप लोगों की बातों में बहुत वजन है। फिर वायसराय ने गहरी सोच से निकलते हुए कहा कि वो उम्र भर अपनी अंदरूनी आवाजों को सुनता आया है और अब कोई अंदरूनी आवाज कह रही है कि इसे प्लान नेहरू को दिखाकर उसकी राय जरूर ले लेनी चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन का बार बार अपने गुमान की तरफ इशारा दरअसल फरवरी 1941 के हवाले से था, जब वो जंग अजीम दोम के दौरान ब्रिटिश नेवी को कमांड कर रहा था। वो अपने बहरी जहाजों को जिब्राल्टर की तरफ ले जा रहा था कि जब उन्हें इतला मिली कि 2 जर्मनी के बहरी जहाज सेनेजायर की तरफ जा रहे हैं। उन्हें कहा गया कि उन जर्मन जहाजों को पकड़ें। इस पर लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने अमले को ब्रेस्ट की तरफ रुख मोड़ने का कहा। अमले ने एहतजाज किया कि हमें बताया गया है कि जर्मन बहरी जहाज तो दूसरी तरफ जा रहे हैं और वहां जाकर उन्हें पकड़ें। इस पर माउंटबेटन ने कहा कि मेरा वजदान कहता है कि हमें ब्रेस्ट की जानिब जाना चाहिए। मैं अगर उन जर्मन बहरी जहाजों का कप्तान होता तो मैं सूरज डूबने के बाद सेनेजायर का रूट कभी ना लेता और दूसरे रूट को ही तरजीह देता। तो दोस्तों वही हुआ। माउंटबेटन अपने जहाजों को उसी तरफ ले गया और जर्मन जहाज वहीं से ही गुजर रहे थे। यही वजह थी कि अब एक दफा फिर लॉर्ड माउंटबेटन का वजदान कह रहा था कि उसे लंदन प्लान सामने लाने से पहले नेहरू को खुफिया तौर पर यह प्लान पढ़वाना चाहिए। उसी रात माउंटबेटन ने नेहरू को अपनी स्टडी में बुलाया और लंदन प्लान का एक मुसविदा उसके हवाले करके कहा कि इसे पढ़ें और बताएं। अगर इसे ओपन किया जाए तो कांग्रेस का क्या रद्द अमल होगा। नेहरू ने खुद को बहुत अहम तस्वुर किया कि वायसराय हिंद उसे वो मुसविदा दिखा रहा था जो अभी तक किसी और के पास नहीं था। नेहरू खुशी खुशी मुसविदा घर लेकर गया और रात को ही उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जूं जूं नेहरू तकसीम का मुसविदा पढ़ता गया उसका रंग फक होता चला गया। जब नेहरू आखिरी सफ़े पर पहुंचा तो वो तकरीबन चीख पड़ा कि ये लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान की तकसीम का क्या खौफनाक मंसूबा बनाकर बैठा है। तो दोस्तों, आज की किस्त के लिए इतना ही। कश्मीर की बाकी कहानी हम आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में बताएंगे।